नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में अब हम लास्ट पड़ाव पे चल चुके हैं, लेकिन अब आज हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इस इतिहास में कौन कौन से काल कब आए थे, किस काल में कौन कौन से कवि होंगे, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिंदी साहित्य की बात किया जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य की अगर बात किया जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी की व्याख्या हम लोग आज करेंगे। जो पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला की अगर बात किया जाए, हिंदी साहित्य में जो पहला भाग है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस काल को हम कहते हैं आदिकाल। आदिकाल, ये आदिकाल पहला भाग है और ये 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का इसको माना गया है। कितना माना गया है? 8वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 8वीं से 14वीं शताब्दी के इस काल आदिकाल को माना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चारों भाग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले चारों भाग को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे भक्ति काल। देखिए दोस्तों, ये भक्ति काल है, और इस भक्ति काल की अगर हम बात करें, इस भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, कितना से? 1300 से 1750 के बीच। कितना? 1300 से 1750 के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको डिवाइड किया है। आप इतना लिख देता हूं, आप समझ लेंगे। ठीक है, 1300 से 1750 तक। ठीक है, भक्ति काल को कई भागों में बांटा गया। भक्ति काल को आगे मैं बताता हूं आपको। आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया। अब देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आज देखा जाएगा। यह है आपका रीतिकाल। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं आधुनिक काल। देखिए दोस्तों, आधुनिक काल की बात किया जाए तो 1800। ठीक है, इसका सन देख लेंगे आप, 1843 माना गया है। कितना माना गया है? 1843 इसका माना गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले पे। आदिकाल की अगर बात किया जाए तो आदिकाल के संस्थापक जिनको कहा जाता है, ठीक है, संस्थापक के रूप में कहा जाता है, तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको आदिकाल का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, ये तो आप नोट कर लेंगे। लेकिन अब इससे और कैसे आदिकाल से और क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इसको ध्यान देंगे आप। सबसे पहले देखिए कि इसको काल को कई लोगों ने कई सिस्टम से बांट दिया है। जैसे एक देखते हैं चारण काल। अगर चारण काल की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद एक काल और आता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, इनको किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र
शुक्ल। उसके बाद जो बांटा गया है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत की काल का बात करेंगे दोस्तों, वीर चारण काल का डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उसके बाद वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर सिद्ध सामंत काल को किसने बांटा है, सिद्ध सामंत को राहुल साकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन किसको बांटा है, सिद्ध सामंत काल को। और बीजक काल जिसको बीजपन काल के भी नाम से जाना जाता है उसको बांटे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए आपका आदिकाल के भाग, यानी आदिकाल को कई रूपों में जाना जाता है, चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल और आपका बीजक काल। और कौन से जो लोग इनके प्रणेता हैं, कौन किसको क्या बोला है, ये आप देख लेंगे, आपके पास चार्ट पे मैंने लिख दिया है। देखिए दोस्तों, भक्ति काल को क्या बोला जाता है, इसको स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल पूछा जाता है साहित्य काल में कि स्वर्ण काल के नाम से कौन सा काल इसमें जाना जाता है, तो आपका भक्ति काल जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए भक्ति काल को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन से हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक हो जाएगा आपका सगुण, एक हो जाएगा आपका निर्गुण। यानी भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भागों में, एक निर्गुण भागों में। यहाँ पे स्टोरी की तरह आप क्रिएट हो रही है कहानी, बस आप देखेंगे। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण काल, एक निर्गुण काल। तो सगुण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो सगुण काल को मेरे दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, और दूसरा वाला है ये ज्ञानाश्रयी, ये प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ठीक है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, यानी कि भक्ति काल को दो भाग में, सगुण में, निर्गुण में, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी को क्या बोलते हैं, यहां देखते हैं ज्ञानाश्रयी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, ये ज्ञानाश्रयी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेमाश्रयी को क्या बोला जाता है, प्रेमाश्रयी को देख लेंगे तो इसको बोला सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। अब देखते हैं ज्ञानाश्रयी में कौन है, जैसे आपके कबीरदास, आपके कबीरदास किस में आ जाएंगे, ज्ञानाश्रयी में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आ जाएंगे नानक जी, और नानक जी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाएंगे रैदास, तो ये आपके ज्ञानाश्रयी कवि हैं। उसके बाद देखते हैं प्रेमाश्रयी में जो इंपॉर्टेंट हैं जायसी, फिर जायसी के बाद देखिए तो मंझन जी, ये किस में आ जाएंगे, प्रेमाश्रयी में आ जाएंगे। तो आप स्टोरी आप देख लीजिए। अब देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो निर्गुण है, तो निर्गुण को क्या बोला जाता है, सूफी काव्य धारा। ये सगुण में भी ज्ञानाश्रयी हो गया। प्रेमाश्रयी की बात करते हैं तो प्रेमाश्रयी में आपके जायसी हो जाएंगे और मंजन, तो ये सगुण आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपके इसके भी दो भाग किए गए हैं। ठीक है, इसके भी आपके दो भाग किए गए हैं। ये दोनों भाग कौन से हैं, तो जो निर्गुण का पहला भाग है दोस्तों उसको बोलते हैं, निर्गुण का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं राम भक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं, राम भक्ति। ठीक है,
पहले को राम भक्ति, दूसरे को क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। अब ये दोनों में से क्या होता है कि दोनों लोग को डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है आपके सामने मैं कर रहा हूं। राम भक्ति में जैसे आप क्या आ गए, कौन आ गए, तुलसीदास, ठीक है। राम भक्ति में कौन आ गया आपके, तुलसीदास। कृष्ण भक्ति में कई कवि आ जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे सूरदास, रसखान, सूरदास, रसखान, मीरा और भी कवि हैं। तो यहाँ से ये जो मेन जो कवि हैं जिनको कहा जाता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आपके निर्गुण काव्य धारा में। अब देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। अब ये तीनों भागों रीतिकाल को बांटा गया, तो कौन कौन से काल आते हैं, जैसे रीतिबद्ध काल, रीतिबद्ध, फिर रीतिबद्ध के बाद क्या आ जाएगा, रीतिबद्ध क्या आ जाएगा, रीति मुक्त, ठीक है। रीतिबद्ध के बाद क्या आ जाएगा आपका, रीति मुक्त आ जाएगा। रीति मुक्त, और जो लास्ट है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, और रीति जो लास्ट है वो आ जाएगा, उसको बोलते हैं रीति सिद्ध। सॉरी दोस्तों, लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, आगे लाइट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो देखिए रीतिबद्ध में जो कवि आते हैं आपको, केशवदास। रीतिबद्ध में कौन आते हैं, केशवदास। रीतिमुक्त में कौन आता है, घनानंद। और रीति सिद्ध में जो आते कवि, बिहारी, ठीक है। तो कौन आ जाएंगे, केशवदास, केशवदास, उसके बाद घनानंद, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको बोलते हैं बिहारी, तो ये आ जाएंगे। देखिए किन किन कवियों का किसमें समावेश हो रहा है, ये आपको देखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट 1883 में इनको दिया गया आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को भी कई सिस्टम से जाना जाता है, जैसे भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग, भारतेंदु, द्विवेदी, भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी युग, छायावादी युग, और जो इम्पोर्टेंट है प्रगति युग, प्रगति युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, और जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग। 3 दू 5 लोग थे आपके आधुनिक काल में। आधुनिक काल को कई रूप में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग और प्रयोगवादी युग। तो दोस्तों आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे आपको मैंने बताया। तो मतलब किस शाखा में कितनी शाखाएं, कौन कौन लोग हैं, और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास यही है, हिंदी साहित्य का यही इतिहास है। अब मैं एक एक काल से जो कवि हैं उनकी रचनाएं लेकर आऊँगा, 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इसको मैटर को लेना नहीं है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट देखना है हमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए उम्मीद के साथ। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।